बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हम पे लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर कारनामे सरअंजाम दे सकें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पर हमने बात करनी है माहौलियाती आलूदगी और इसके माशरती असरात कि हमारी जो माशरती तरक्की है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं माहौलियाती आलूदगी के, और इसके जो ना सिर्फ हमारी तरक्की पे बल्कि हमारी सेहत के ऊपर इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहे हैं। क्योंकि हर इंसान जो है वो साफ़ हवा में, खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहता है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। लेकिन आजकल अगर आप देखें इस जदीद दौर के अंदर, इस साइंटिफिक दौर के अंदर हमें साफ़ हवा और जो खुली फ़िज़ा है वो नहीं मुयस्सर। तो इससे ना सिर्फ हमारी सेहत डैमेज हो रही है बल्कि सेहत के साथ साथ हमारी जो माशरती तरक्की है वो भी डैमेज होती जा रही है। तो कैसे हम इस पर कंट्रोल जो है वो पा सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो तरक्की है वो एक रूटीन में, एक मैनेज होके बैलेंस जो है वो क्रिएट करके हम उसको चला सके। तो इस पे आज इन डिटेल बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। और बढ़ते आते जो हमारा दूसरा मौजू है कि 10 दिसंबर यानी इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है इंसानी हकूक़ के हवाले से। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो लोग अपने हकूक़ से अवेयर नहीं है उनको आगाह किया जाए, उनको बताया जाए कि आपके एक शहर के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक रियासत के अंदर आपके क्या हकूक़ हैं और किस तरह आप अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं उन हकूक़ को जानते हुए। और इस आलमी दिन को अहमियत इसलिए भी दी जा रही है, इसलिए भी इसको इम्पॉर्टेंट कर दिया गया क्योंकि इसको कश्मीर के साथ मुंसलिक कर दिया गया। तो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन यानी कि कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती का इजहार करना, उनके ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाना, उनके हक़ के लिए जो है वो मिलकर बोलना इस दिन का मनाने का जो मकसद है। तो इस पे भी आज इन डिटेल हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं वेदर की जानिब, क्योंकि दिसंबर आ चुका है, ठंड काफ़ी है, तो आपने अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो बढ़ते हैं वेदर की जानिब कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 23 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 29 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं पेशावर का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 21 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 12 और मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हवाल बताएं आपको गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 9 और मिनिमम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जाना आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों की जानिब, जिनसे हमने अपने मौज़ूआत के ऊपर इन डिटेल बात करनी है। स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, रिटायर्ड सीनियर डायरेक्टर WWF पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर इजाज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सवेरा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, उनके साथ हमें ज्वाइन किया ट्रेनर और कोच हैं रज़ा शराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सवेरा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, रज़ा साहब के साथ मौजूद हैं मैनेजर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन से उनका ताल्लुक है, रुबाब ज़ैनब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से हैं जी? तो अपने मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोग को बताती चलूँ कि अगर आप हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी अपने टॉपिक का, माहौलियाती आलूदगी पे आज हम बात कर रहे हैं। इसका
क्या जो है वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी तरक्की के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर? पहली बात कि माहौलियाती आलूदगी है क्या, ये कैसे क्रिएट हो रही है? जी, बुनियादी तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारे जो भी हमारा माहौल है जी। उसमें जो कुदरत ने हमें जो भी गिफ्ट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ कि अच्छा पानी, जंगल, सरसब्ज़ और शादाब जंगल और खुशगवार हवा, तो जब हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उनकी जो नौइयत है वो तब्दील हो जाती है। हवा जो है उसमें ऐसे अज्जा आ जाते हैं जो उसका हिस्सा नहीं होते। पानी में ऐसी अशिया शामिल हो जाती हैं जो उसको आलूदा कर देती हैं। सही। इसी तरह जो जंगल हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बुनियादी तौर पर बायस बनती है माहौलियाती आलूदगी का। जब हम बात करते हैं जब एयर पोल्यूशन, जिसको ख़ास तौर पर जब हम उसकी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो जिसका असरात जो हैं वो होते हैं, वो हम एयर पोल्यूशन के हवाले से बात इसलिए करते हैं कि इंसान जो है शायद बग़ैर खाए पिए तो कुछ घंटे कुछ दिन शायद गुजार सके, लेकिन हवा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 1 मिनट या शायद 2 मिनट अगर आप हवा ना लें, सांस ना लें, तो आपकी ज़िंदगी जो है उसका ख़ात्मा हो सकता है। बिल्कुल। और फिर वो हवा जो है जो हम ले रहे हैं उसकी नौइयत कैसी है? क्या वो हवा ताज़ा है या वो हवा ऐसी नहीं है कि जो हमारे लिए जो सेहत के लिए वो बेहतर हो? तो उसको अगर हम देखें तो जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, जो वो सांस ले रहा है, एक वो पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहा है, और उसकी बुनियादी वजह हमारा जो ज़िंदगी का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। हमारी जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। जो गाड़ियां हैं उसकी वजह से गाड़ियों की तादाद, पहले आज से कोई 25-30 साल पहले शायद एक घर में एक गाड़ी भी मुश्किल से हुआ करती थी। लेकिन अब अगर आप देखें एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियां जो हैं वो होती हैं। जितने फर्द हैं, जितने काम करे, सबकी अपनी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब जो वो फिर गाड़ी है उसने जब चलना है तो उसने हवा को आलूदा करना है। उसकी एमिशंस होती हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस होती हैं, एयर की जो क्वालिटी है वो सब की सब सारी की सारी जो है ना क्वालिटी को वो ख़राब करते हैं। बिल्कुल। और ये हमने ये अभी देखा जो कोरोना की वजह से, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जो लॉकडाउन हुआ, गाड़ियाँ जो हैं वो कम हुई, सड़कों पे कम आई, एग्जॉस्ट कम हुआ, एमिशंस कम हुए। तो इस्लामाबाद में आपको मार्गला हिल जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आना शुरू हो गई। ऐसी एक फ़िज़ा, एक साफ़ फ़िज़ा जो है वो हमें नज़र आई। तो वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें जो है वो नज़र आता है कि आपकी जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो आपकी जो एक जो सीनिक जो ब्यूटी है वो भी मुतासिर उस तरह जो है वो होती है। तो वो हर लिहाज से फिर वो उसके असरात जो हैं ज़ाहिर है वो सेहत पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे जो हम सांस ले रहे हैं, ज़ाहिर जब हम सांस लेंगे तो उसके ज़रिए आलूदा हवा हमारे अंदर जाएगी, फेफड़ों में, तो हमें नुकसान देगी। रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ, आप क्या समझते हैं कि जो माहौलियाती आलूदगी, जैसे कि बात की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके साथ साथ जो जंगलात हैं उनकी कमी हो रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है बिला वजह, तो माहौलियाती आलूदगी के बढ़ने की एक जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि हम दरख्त ज़्यादा लगा कम रहे हैं और काट ज़्यादा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत तरीके से सर ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये है क्या। आलूदगी किसी भी टर्म में हो, किसी भी सिंफ में हो, द पॉइंट है कि जब भी आप एक खालिस चीज़ में कुछ मिलावट लेके आएंगे तो वो आलूदा हो जाएगी। वो हमारा इनटेक हो, हम जो कुछ लेके जा रहे हैं, हमारा माहौल जो कुछ भी खुदा ने हमें अता किया है, जब उसके अंदर मिलावट की जाएगी, जब उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमें ये मुफ्त में चीज़ें मिल गई, कुदरत ने बेहतरीन शाहकार हमें दे दिए, तो हम इसकी कदर नहीं करते और हम इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। जिसमें से एक पॉइंट वही है कि वो आबो हवा के लिहाज से जब हम गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है, हमने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पॉलिसीज़ देखी हैं कि ऑड नंबर, इवन नंबर की गाड़ियाँ को दिन अलॉट कर दिए गए थे, इसीलिए ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी ऐसी पॉलिसीज हम लागू नहीं कर पाए, चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे। दरख्तों की जो आपने बात की है वो बहुत अहम फैक्टर है। इवन ऑब्वियसली ये लिखी पड़ी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जब एमिशंस होंगे,
तो वो अखराज बहुत ज़्यादा होगा। द पॉइंट इज़ उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, पहला स्टेप। नंबर 2 इज़ वो कहीं ना कहीं खारिज होने अब्जॉर्ब कहाँ होंगे। ये दरख्त बहुत अहम रोल अदा करते हैं उन चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के लिहाज से, सैलाब और ये तमाम जो आफात आ जाती हैं इनको कंट्रोल करने के लिहाज से। हमारे यहाँ मसला ये है, शजरकारी मुहिम तो हम कर लेते हैं जिसमें सिर्फ पौधा लगा दिया जाता है, उसको दरख्त बनने में कुछ साल लगते हैं। उस पौधे से उस दरख्त बनने तक का जो सफ़र है हम उसका ख्याल नहीं करते। बिल्कुल, हमें उसके सफ़र का ख्याल रखना चाहिए कि इतने हम जो पौधे लगाते हैं, इतनी मेहनत उस पर करते हैं और अपने माहौल को आलूदा होने से वही बचाते हैं। रुबाब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी क्योंकि अभी हमने ब्रेक की जाने बढ़ना, तो मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले आप भी इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमा दें कि माहौलियाती आलूदगी हमारे लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदह साबित हो रही है और न सिर्फ सेहत पे बल्कि हमारी तरक्की में भी रुकावट आ रही है इसकी वजह से। जी, सवाल आपका बड़ा है, टाइम कम है। माहौलियाती आलूदगी का जो हम अगर दोनों देखें, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है, आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि हम सब गाड़ी, और आप भी शायद चला के जाती होंगी घर, तो वो जो सब हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ियों का शोर है, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है बहुत बुरी तरह से। बाकी जो आपकी हर सारी तरह की आलूदगी मिलकर इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट आ रही है। और जो इंसान इस एफ़र्ट में लगा हुआ है कि हम अपनी तरफ से तो बहुत अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ही सारी इन्वेंशंस कर रहे हैं, बट आई थिंक वी नीड टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड रीथिंक कि हम ये जो सारी इन्वेंशंस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, हर रोज़ नई एक ईजाद आ जाती है। घरों में आप देखें कि हमने लाइफ आसान बनाने के लिए जितने गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, अप्लाइंसेस बनाई हैं, उससे अब लग रहा है कि फिर हमारा सारा टाइम भी बच रहा है, हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अब जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है, अवन आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, वैक्यूम क्लीनर है, तो आपकी हेल्थ वहाँ से भी इफ़ेक्ट हो रही है। ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है लोगों को, और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो पूरा हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो आपने कहा कि तरक्की की राह में रुकावट है, तो हम डेवलपमेंट को देखते कैसे हैं और हम उसको, मेरा ख्याल है, रीथिंक करने की ज़रूरत है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब ये होना शुरू हो गया है कि दे हैव स्टार्टेड टू बिल्ड 20 मिनट्स की नेबरहुड, वो उसको कहते हैं कि वहीं पर स्कूल होगा, वहीं पर अस्पताल होगा, वहीं पर ऑफिसेज होंगे, सो दैट आपको गाड़ी यूज़ ना करनी पड़े अपने दफ्तर जाने के लिए, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, और आप जो इन्वायरमेंट के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज क्रिएट, बिल्कुल, ये इन्वायरमेंट के अंदर जो हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, ये हमारी ही वजह से है। तो हम कैसे इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर मज़ीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ना एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगी। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि माहौलियाती आलूदगी के क्या नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं हमारी सेहत के ऊपर, हमारी माशरती तरक्की के ऊपर। तो अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, इस टॉपिक पे कोई राय देना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी रुबाब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, हम बात कर रहे थे कि उसके इफ़ेक्ट्स तो नेगेटिव हो रहे हैं, वो सारी दुनिया को पता है, उस पर सालों से बात हो रही है। मेंटल, फिज़िकल हेल्थ के, आपकी इमोशनल, अब हम देखना शुरू हो गए कि सब जो एंजाइटी, डिप्रेशन का इशू हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बिल्कुल जी, वो उसके इमोशनल हेल्थ के ऊपर जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब थोड़ा सा हमें आगे बढ़कर ये सोचना है कि हम उनको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शायद रोकना पॉसिबल नहीं है। वंस आई वाज विद एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट, तो वो हमें सेशन दे रहे थे और वो बता रहे थे कि गाड़ियों का क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट पे। सो ही सेड टुडे, राइट नाउ, अगर हम अपनी पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बंद कर दें, गाड़ियाँ चलाना बंद कर दें, हर तरह की इस तरह की चीज़ को क्लोज, शट डाउन कर दें, तो इट विल टेक 300 ईयर्स कि हम वापस कोई अच्छी इन्वायरमेंट हमारी बनेगी, हमारी हवा साफ़ हो जाएगी, जो इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, वो ख़त्म होंगे। तो 300 ईयर्स तक इंसान कुछ भी ना करे, चुप करके बैठ जाए और फिर जाकर वो बैलेंस हो गया, बिल्कुल जो फिज़ा है वो साफ़ होगी।
तो आप उसको फिर रिवर्स कर सकते हैं अगर, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नथिंग मच कि हम उसको कर सकते हैं। जो आपने तरक्की वाली बात की, ह्यूमैनिटी जाना कहाँ जा रही है? डू वी नो कि हम सब जो इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो रही हैं, स्मार्ट गैजेट्स आना शुरू हो रहे हैं, फास्ट फैशन आ गया है, वो अब दुनिया में ये भी डिबेट चल रही है कि कब ये जो फास्ट फैशन के ट्रेंड है, ज़ारा है, फॉरएवर 21 है, अभी हमारे पास भी यहाँ पे यही होना शुरू हो गया है कि वो एक सीज़न में कपड़े आते हैं, कपड़ा प्रोड्यूस करने पे बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, और वो अगले सीज़न में आप नहीं पहन सकते। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लाइक मे बी इट्स अ स्मॉल टाइम कि जिसके अंदर हम उनको पूरा इश्यूज़ को ही डिस्कस कर पाएँ, लेकिन वही बात है कि वे डू वी वांट टू गो, हमने डिसाइड किया है कि हम ये जो तरक्की जिसको कह रहे हैं वो है क्या, वो एक्चुअली में है क्या, वो जो वर्ड होगी वो कैसी होगी जिसमें तरक्की हो जाएगी अगर, तो ठीक है। उसके जो सॉल्यूशंस में बहुत सारा कुछ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर बहुत काम कर रही है, हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं कि उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अब उसको मिनिमाइज़ करने के लिए मे बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारी आबादी भी ज़्यादा है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो वो एक, लेकिन इसमें हर इंसान की जिम्मेदारी होगी ना। इसमें अगर हम सिर्फ हुकूमत पे छोड़ दें या साइंस पे छोड़ दें कि बस वही इन तमाम चीज़ों को हल करेगी, तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा। हर इंसान को मिलकर उसमें अपना जो रोल है वो अदा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो तो इट्स ऑलवेज, आई एम अ डेवलपमेंट वर्कर, तो हम यही कहते हैं कि आपकी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप गवर्नमेंट कितने लॉज बनाएगी, जैसे अभी हम ब्रेक में बात करते थे सिगरेट्स के ऊपर, तो गवर्नमेंट में तो लॉ बनाया हुआ है कि यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, लेकिन आप हर कोई बैठा हुआ है, कहीं पर भी आप सिगरेट निकालते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। हमें वार्निंग नज़र आ भी रही होती है, लेकिन इसके बावजूद हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। हम बस देख के हाँ यहाँ तो कोई पुलिस वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो इट्स ओके, बस चलेगा। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है कि हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को निभाए और अपना एक अहम रोल अदा करे। अगर आप साफ़ फ़िज़ा, साफ़ हवा चाहते हैं और मुआशरे में तरक्की हासिल करना चाहते हैं और एक साफ़ सुथरे मुआशरे के अंदर तश्कील पाना चाहते हैं, तो उसमें हर इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझते हैं कि जो माहौलियाती आलूदगी, हमारी सेहत तो मुतासर हो ही रही है, लेकिन इससे जो हमारी माशरती तरक्की पे असरात पड़ रहे हैं वो क्या है, वो किस तरह डैमेज हो रही है, किस तरह उस पर जो मनफी असरात है वो मुरतब हो रहे हैं? ये बुनियादी तौर पर अगर हम देखें, बहुत सी स्टडी, पहले मैं आपने जिस तरह अभी कहा कि जो इंसानी ज़िंदगी जो है, सिर्फ एक एग्जांपल पाकिस्तान में ये आज से 15 साल पहले की स्टडीज़ हैं कि हर साल सिर्फ पानी की आलूदगी की वजह से तकरीबन 2.5 से 3 लाख बच्चे जो हैं वो उनकी अमवात होती हैं। ये एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तकरीबन 12 से 15 साल पहले की स्टडीज़ हैं। और ये गवर्नमेंट के जो हैं ये सारा डाटा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि 2.5 लाख बच्चा जो हर साल सिर्फ एक वजह है जिसकी, अभी हम एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम दूसरी जो अवामिल है उनकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, जब हम बात करते हैं मईशत के हवाले से, तो वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी करवाई थी मेरे ख्याल में 2007 या इस तरह, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान हर साल तकरीबन 1 अरब रुपया जो है वो लूज़ कर रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो और ये फिर मैं कहता हूँ कि ये पुरानी स्टडी है, तो अब जो सिचुएशन है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो जी बढ़ गई है। तो अगर हम जनरली देखें कि जो नुकसान, पैसों का नुकसान जो है वो एक तरफ, लेकिन जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर आप बात करें, अभी जैसे ये कोरोना की जो बात कर रहे हैं, इससे आप जाहिर है वो कह रहे हैं अमवात तो 2% हैं या 3% हैं, लेकिन जो क्वालिटी है इंसान की, जो लाइफ की, और जो हमारे इर्द गिर्द जो पैरामीटर्स हमने डेवलप किए हैं उसके हवाले से अगर हम देखें, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर जो है वो उससे हो रही है। बिल्कुल। तो अब हम जब मईशत के हवाले से बात करते हैं, पहले हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, फिर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, पानी अगर आलूदा हो जाता है तो आप उसको कैसे रिवर्स करेंगे। इस तरह की आपका जो एक्वाफर है, जो इसको हम अंडरग्राउंड वाटर है, हो क्या रहा है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जितना भी पानी पोल्यूट कर रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अक्सर ये ज़रूर एग्जांपल जो है वो देता हूँ कि लाहौर के नज़दीक, लाहौर और कसूर के दरमियान में एक गांव है जिसमें ये देखा गया कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वो जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं
उनकी जो हड्डियां हैं वो डिफॉर्म्ड हैं। ओके। तो रिसर्च की पता चला कि वहाँ पे कोई 25-30 साल पहले से एक छोटी सी फैक्ट्री जो कि कॉपर वगैरह की जो तारें हैं वो बनाती थी, वो अपना जो भी उसका जो एफ्लुएंट था, पानी जो था वो वहीं पे जो है वो फेंक देते थे, वेस्ट करते थे, और वो पानी आहिस्ता 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 ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसके साथ मिल के उसने उस पानी को भी ख़राब कर दिया जो ज़ेर ज़मीन था। अब वो पानी जब ख़राब हुआ, वो लोग जो वहाँ के हैं वो भी वहीं से पीते थे, तो वो उनकी जो एक जेनेटिकली वो उनके जीन्स का हिस्सा जो है बहरहाल बन गया, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो उसका सारा का सारा जो है असर जो है वो अगली जनरेशन पे पड़ना शुरू। वो जब हम बात करते हैं कि नस्लें ख़राब होती हैं, वो इसी तरह होता है कि जब तक आप ये देखें कि अगर उसको सही तरीके से वो मैनेज कर लेते, या फिर दूसरे तरीके से अगर आप देखें कि उसकी कॉस्ट क्या है उस पानी को साफ़ करने की, उसको आप साफ़ नहीं कर सकते, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्वाकल्चर का हिस्सा बन गया है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। बात है कि हम चीज़ों को वापस तो नहीं ला सकते, कंट्रोल इस तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एहतियात तो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जब पहले मतलब ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वही फिर इंडिविजुअल से अगर हम शुरू करें कि एक फैक्ट्री का ओनर जो है अगर एक छोटा सा सिस्टम इस्टेब्लिश कर ले, शायद वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में वो उसको मैनेज कर ले, लेकिन पूरी नस्ल को तबाह करना, जो उस इलाके में वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको मुतासर करना, उसके अलावा और बहुत सारे जो है इनके जो है इम्पैक्ट्स जो हैं वो होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि एक तो मईशत का जो डायरेक्ट जो इस तरह का लॉस है वो है, जंगल अगर आप जैसे अभी हम बात करते हैं जंगल की, तो जंगल जो है वो सिर्फ पौधे नहीं होते, वो सिर्फ फल नहीं होते, जंगल जो है आपका जो कार्बन, जिसने अभी कहा था कि कार्बन का सिंक होते हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, आपकी जो सॉइल है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, जो वाटरशेड का रोल प्ले करते हैं, मतलब उसके बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जब बीमार होता है इंसान तो कहा जाता है, डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि इसको किसी सरसब्ज़ जगह पे ले जाएं, पहाड़ी इलाके में ले जाएं जहाँ पे साफ़ शफाफ इसको फ़िज़ा मिले, खुली हवा मिले, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे आलूदगी नहीं होती, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती, और एक जो मरीज़ है वो खुली और साफ़ हवा में जब सांस लेता है तो उसको जो फेफड़ों की बीमारियाँ लाक होती हैं, गले की बीमारियाँ और इससे इवन कैंसर तक की बीमारियाँ इस आलूदगी से हमें बीमारियाँ लाक हो रही, तो उन तमाम बीमारियों से हम तभी बच सकते हैं जब हम अपनी फ़िज़ा को साफ़ रखेंगे। अपने एक जो इंसान है, एक बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझने लग जाए कि मैंने घर से ये चीज़ें स्टार्ट करनी है, मैंने जो कूड़ा है, जो कचरा है, मैंने वो खुला नहीं फेंकना, मैंने उसको वेस्ट करना है, मैंने घर में पौधे लगाने हैं। तो इस तरह छोटी छोटी जो हमारी काम होंगे, छोटे छोटे हमारी इस तरह काम सर अंजाम देंगे, वहीं से हमारा मुल्क जो है वो साफ़ शफाफ होगा। और जहाँ हम बात करते हैं कि इंडिविजुअली और इसके साथ साथ हुकूमत की बात करें, तो इंडिविजुअली हमें ज़रूरत है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक मुआशरे में रह रहे हैं, और इस मुआशरे में हमारे अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक नेमत है, तो तुम इसे नेमत की तरह ही समझो, खुद अपने हाथों से ज़हमत बद बनाओ। और हमने अपनी तरक्की के लिए, तरक्की की राह पे जाने के लिए, खुद अपने एम्पायर्स खड़े करने के लिए हमने अपने माहौल को जो है वो आलूदा बना दिया और अपने सांस लेने के माहौल को अपने हाथों से ख़राब कर दिया। तो कैसे हम अपने अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं ताकि जो होना था वो तो हो गया, आगे मज़ीद हमारे लिए मुश्किलात ना है। तो इस पर मज़ीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ने एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते हैं सर सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी माहौलियाती आलूदगी की और इसके हमारी माशरती तरक्की पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, कोई राय शेयर करना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कोई राय लेना चाहें, कुछ क्वेश्चन करना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझते हैं कि जैसे आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा हो रहा है और मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं कि पहले अगर हम माजी की बात करें
तो गर्मी की शिद्दत उतनी नहीं हुआ करती थी जितनी कि अब है, अब हमें जो है वो देखने को मिलती। और अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में भी वो कमी जो है वो हमें नज़र आ रही है कि जो डेज़ हैं वो सिकुड़ के रह गए। जो सर्दियाँ 4 मंथ की हुआ करती थी वो अब हमें 40 दिन की नज़र आती हैं। तो इसकी भी जो पूरा दारोमदार है वो हमारी ये माहौलियाती आलूदगी, जो हमारी दिन ब दिन ट्रैफिक्स बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री एरिया जो है वो डेवलपमेंट उनकी हो रही है, तो क्या यही वजह है? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। द पॉइंट इज़ के कुदरत ने जब तकसीम की थी उसने बड़े एक बैलेंस से चीज़ों को तकसीम किया था कि इतनी आबो हवा होगी, उसको साफ़ करने के लिए इतने जंगलात मौजूद हैं और पानी का ये तकसीम है, ज़मीन का सिर्फ इतना हिस्सा रखा गया सही कि ये बाकी चीज़ों को वो साफ़ रख सके। इंसान जब से यहाँ आबाद हुआ है उसने क्योंकि इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया और इनफरादी जिम्मेदारी नहीं समझी। हमारा मसला ये है, अब स्मोक की जो बात है, दैट स्मोक प्लस फॉग, वो जब मिलता है तो वो स्मोक बन जाता है। तो ये स्मोक का बहुत बड़ा फैक्टर है। धुंध एक ज़माने में बहुत अच्छी लगा करती थी, बिल्कुल, और लोग बड़ा एंजॉय करते थे क्योंकि विजिबिलिटी थी, आपके लिए मसला नहीं था, बिल्कुल। अब जब से वो स्मोक उसके अंदर एंटर हो रही है तो उसने विजिबिलिटी बहुत कम कर दी, जो नुकसानदेह हो गया। और ये किस वजह से हो रही है? इसी इंडस्ट्री की वजह से। एक बहुत बड़ी बहस चल रही है दुनिया में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन्स हैं वो ह्यूमंस को रिप्लेस करने जा रही हैं, जो ऑब्वियसली एक लिहाज से नामुमकिन बात है। लेकिन हम जब उस कंफर्ट जोन में जा रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट्स को ख़त्म कर रहे हैं। हम अगर इस्लामाबाद की मिसाल ले लें तो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा इस्लामाबाद कितना फैल चुका है और जो हमारे रिसोर्सेज नेचुरल मौजूद थे जिनकी वजह से यहाँ की खूबसूरती थी, बिल्कुल, यहाँ का मौसम, यहाँ का टेम्परेचर जहाँ से मेंटेन था, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं डेवलपमेंट के नाम पे, किया करते थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे। इवन हमारे जो इर्द गिर्द के जो शुमाली इलाका जहाँ तक चले जाएँ तो वहाँ पे भी काम चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। आखिरकार वहाँ पे भी यही हो जाना है, वो जो खूबसूरती है उसको ख़त्म किया जा रहा है, हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मैंने इंडस्ट्री लगानी है तो मैं नहीं सोचता कि इसके इर्द गिर्द कितने लोग इससे मुतासिर होंगे। सही। हम प्लान करके चीज़ों को नहीं लेके चल रहे। मुझे सिर्फ अपनी मशीन लगानी है और जो सबसे सस्ती मशीन मुझे मिल जाएगी मुझे उसे इस्तेमाल करना है। आबो हवा को नुकसान होता है, हो जाए, होने दे, बिल्कुल। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑब्वियसली हमारे यहाँ जिस तरह के माहौल, जिस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं जी, हम अभी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक जंग लड़ रहे हैं सर्वाइवल की, बिल्कुल। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा इस लड़ाई के अंदर, इस जंग के अंदर आ जाएं, हमारा कहीं ना कहीं एक मकाम बन जाए ऐसे। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हम कितनी कीमत उसकी चुका रहे हैं। हमारा गवादर देख लीजिए, हमारे शहर देख लीजिए, हमारे देहात देख लीजिए, वहाँ बहुत बड़ा मसला ये हो गया क्योंकि शहरों से थोड़ा सा दूर जाके आपको फैक्ट्रीज लगानी है तो देहात की जो ज़रखेज़ ज़मीनें हैं वो बेच के वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के मालिक हैं ऐसे, हमारा मुल्क उस नाम पे चल रहा था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत। इनफरादी तौर पे कहते हैं कि आप जो देखते हैं आप वही बन जाते हैं, बिल्कुल। आप अपने इर्द गिर्द खुशहाली देखेंगे, सब्जा नज़र आएगा तो दिन भी अच्छे गुजरेंगे। हम एग्जांपल देते हैं बैरून ममालिक की, बिल्कुल, वहाँ उनके एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। उन्होंने भी बेसिकली इनिशिएट वहाँ से हुआ था सब कुछ, लेकिन वो जल्दी समझ गए शायद, या उनके पास रिसोर्सेज थे कि उन्होंने चीज़ों को कन्वर्ज करना स्टार्ट कर दिया, डाइवर्ज करना स्टार्ट कर दिया, मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। हम क्योंकि अभी उनसे बहुत पीछे हैं तो हम अभी वो इब्तदाई जंग लड़ रहे हैं जिससे वो गुजरे हैं। और शायद एक वक्त आए इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डेवलपमेंट का जिसके बाद हम समझें कि नहीं, हमने बहुत नुकसान कर दिया और फिर हम बहुत सी पॉलिसीज और फॉरम्स बना लें कि हम चीज़ों को, उससे बहुत, लेकिन हो सकता है तब तक काफ़ी लेट हो जाए, काफ़ी देर हो जाए, बहुत सारी ऐसी कीमती जानों से जो है वो हम हाथ धो बैठे। मज़ीद भी इस पर बात करते हैं। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, इम्तियाज़ कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम मैम, इम्तियाज़ अस्कर कराची से। जी जी, कैसे इम्तियाज़ साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी जी मैम, मैं दोनों टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि हमारे मौजूद मेहमान कह रहे हैं हम डेवलपमेंट कंट्री यानी हम तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो मैम हम तरक्की याफ्ता या परेशान कुन मुल्क वाले नहीं है, हम बहुत बना दिया गया ऐसा यहाँ पे लोगों को ना। हमारा मुल्क माशाल्लाह इतनी अल्लाह ने वसाइल, इतनी दौलत दी जिसका मुनसिफाना तकसीम हो नहीं सका। इसलिए अक्सर लोग कहते कि हम अभी बड़ी मुश्किल में हैं, हम अभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे और ये करेंगे, ये ऐसा नहीं है। हमें ऐसा बना दिया गया है, कहते हैं ना कोई बहुत अच्छा पहलवान हो उसको जो है जहर का इंजेक्शन दे देके, स्लो पॉइजन दे के क्या से क्या कर दिए जाते हैं, तो वो हाल हुई है हमारे साथ।
और दूसरी बात है इंसानी हकूक की। जी जी। तो आलमी दिन जो मनाया जाता है, तो आलमी दिन मनाने वाले सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी मुनाफत यानी कि मुनाफिकाना जो रवैया उसको तर्क करें और वाकई इंसानी हकूक का आलमी दिन बनाएं और कश्मीरियों को आजादी दिलाएं। उस वक्त ये बात अच्छी लगेगी पूरे आलम पे, जब वो एक मजलूम जो इंसानियत सोच हरकतें हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ हो रही है, उनको निजात दिलाएंगे तो ये जचेगा कि आलमी दिन मनाएगा। वरना ये मैं इसको मुनाफिकाना दिन बोलने में कोई आर नहीं रखूंगा। आप आजादी दिलाएं कश्मीरियों को, उन पे अरसे से जुल्म हो रहा है। तो ये सब सोचने और समझने की बात है। जी बिल्कुल, सोचने और समझने की हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, और बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है। कुदरती हमारे पास ऐसे हुनर, ऐसी कुदरती चीज़ें मौजूद है जिनको चेक एंड बैलेंस करके चलने की बड़ी ज़रूरत है। रुबाब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। आप क्या समझते हैं जो हमारे आवाम में शऊर नहीं है? हम तरक्की चाहते हैं, हम दिन ब दिन दौड़ में लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं, और उसमें हम ये नहीं देख रहे कि हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, कितनी बड़ी जानें जा रही हैं हर साल हर दिन, कितने लोग जो हैं हमसे जुदा हो रहे हैं। तो उसको हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही उस पर हम गौर कर रहे हैं। तो ये एक आवाम में शऊर की भी हमें कमी नज़र आ रही है कि हम एक एक रेस में, एक दौड़ में हैं कि हमें कामयाबी चाहिए, बस हर सूरत चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये शऊर कैसे उनमें हम पैदा कर सकते हैं कि आप कामयाब भी हों लेकिन दूसरों का भी ख्याल करते हुए? शऊर की कमी क्यों है? सबसे पहले तो ये हम सोचें ना कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो सारी नीड्स को केटर कर रहा है? चाहे वो हमारे दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है कि ह्यूमन राइट्स हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना किस तरह से बच्चों को फ्रॉम द अर्ली एज सिखा रहे हैं, हमारे करिकुलम में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आई हूँ। जी जी। दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स क्या रोल प्ले करें, क्योंकि हम अब जैसे हमारे भी बच्चे होंगे तो हम भी उनको जैसे हम जिस सिस्टम से निकल के आए उसी तरह से डील करेंगे। तो शऊर ऐसे नहीं है कि हम एक दिन सो के उठेंगे और सुबह शऊर आ जाएगा। जो आप जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, जो कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को रियलाइज़ करे हैं कि देयर इज़ अ नीड, उनको काम करना पड़ेगा। उनको इसके ऊपर आप पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर कर सकती है, आप अपने एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जो शऊर देना है, जो अवेयरनेस देनी है, सबसे कोई भी आपने काम करना है तो पहला काम तो यही है कि आपने शऊर या अवेयरनेस रेज करनी है सोसाइटी के अंदर। अब उसमें भी ये नहीं होता, आप हर कोई थिंकर नहीं होता सोसाइटी के अंदर, हर कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं अप्लाई कर रहा होता, कुछ लोग होते हैं। तो वो जो कुछ लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है उनके ऊपर कि आप कुछ तो ऐसा कर जाएं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मिनिमम हर किसी के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में 8-10 लोग होते हैं, ठीक है? वो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो आप एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद देम। या जैसे रज़ा ट्रेनर है, मैं ट्रेनर हूँ, तो वी आर वेरी लकी के साल में कोई मैं कोई मेरे हाल में 200 लोगों से तो इंटरेक्ट डायरेक्टली कर ही लेती हूँ थ्रू ट्रेनिंग, और उसके अलावा मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस वो अलग हैं। तो आप वहाँ पर कोई एक पीस तो दे सकते हैं ना, आपको 2 घंटे नहीं चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर बात करने के लिए या किसी भी सोशल इशू के ऊपर बात करने के लिए। छोटी बातों से आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गिव देम सम वॉक अवे मैसेजेस। आप टीचर हैं, मैं टीचर्स को ट्रेन करती हूँ, आई ऑलवेज आस्क देम कि आप बच्चों को कोई वॉक अवे मैसेजेस दे दें। आप चाहे जितनी मर्जी सिखा दें उनको कि नमाज बड़ी ज़रूरी है, वज़ू किस तरह करना है, लेकिन जब तक आप उस बच्चे को उस क्लासरूम से ये चीज़ मतलब अप्लाई करके प्रैक्टिकली, हाँ, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं सिखाएंगे, वो कभी भी अप्लाई नहीं करेगा। वो कहीं पर बैठ के बड़ी अच्छी बात करेगा कि नमाज जो है ना वो फ़र्ज़ है और सारा कुछ है। तो इट गोज़ फॉर ऑल इश्यूज़ कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट लीव समथिंग जो कि एक्शनेबल है। जैसे और कुछ नहीं कर सकते तो अपना कचरा सड़क पर मत फेंकें। अब कल भी मैं इधर ब्लू एरिया जिना एवेन्यू पे आई सॉ बड़ी सी गाड़ी थी और वो साहब जो है वो धड़ाधड़ कचरा जिना एवेन्यू। यानी कि हम इसी तरह उनके रवैयों को देखते हुए जो हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे हैं, वो चीज़ों को अपनाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अहमद फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है?
सेहत के लिए ये बहुत नुकसानदेह है और माहौलियाती आलूदगी को हम खुद कंट्रोल करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, खुशहाली दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजीद कामयाब करे। और सच चैनल माशाल्लाह से हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया जी। और मजीद भी इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन बढ़ना एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू की जा रही थी कि माहौलियाती आलूदगी और इसके माशरती तरक्की पे क्या असरात हैं, तो ये जितना भी माहौल क्रिएट हुआ हुआ है, जितने भी जो हमारे फ़िज़ा, हमारा पानी जो आबलूद हुआ हुआ है, इसको हमने ख़ुद ही कंट्रोल करना है। अपना हर इंसान ने अपना अहम किरदार जो है वो अदा करना है। इसका पूरा जो कंट्रोल है वो हमने हुकूमत के ऊपर नहीं छोड़ना, बल्कि हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम सब मिल के अपने उसमें जो अहम रोल, अहम किरदार है वो अदा करें, ताकि इस माहौलियाती आलूदगी से छुटकारा हासिल कर सकें और तरक्की की तरफ जो है हम गामज़न हो सकें। हर इंसान जो है वो एक तरक्की पसंद मुल्क में रहना चाहता है, तरक्की पसंद मुआशरे में रहना चाहता है। तो आप तमाम इसमें हम सब मिल के अपनी कोशिशें जो है वो भरपूर तरीके से कोशिश करें और अपना रोल अदा करें। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब, जिस पर हमने गुफ्तगू करनी अपने मेहमानों से कि 10 दिसंबर यानी कि आज इंसानी जो हकूक़ का आलमी दिन है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का जो दिन है वो मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को उनके हकूक़ के हवाले से अवेयर करना, आगाह करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा तबका है जो अवेयर नहीं है अपने हकूक़ से, जबकि इस्लाम ने तमाम लोगों को उनके हकूक़ देने के लिए पाबंद किया है कि किसी की हक तलफ़ी आपने नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना। तो वैसे कौन से हकूक़ हैं और कौन से ऐसे अदारे हैं या वो कौन से लोग हैं जिनको जो बाकी लोग उनके हकूक़ अदा करने ज़रूरी हैं। अगर हम घर से शुरू करें तो घर से ले कर ऑफ़िस तक हर इंसान के हकूक़ हैं, हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको प्रॉपर्ली तरीके से अदा करे और अवेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पे अपने मेहमानों से हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रज़ा शराजी साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रुबाब ज़ैनब साहिबा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आप हमने ज्वाइन किया हुआ है। और अगर आप भी हमें इस मौजू पर ज्वाइन करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो आप लाइव कॉल के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर आज के दिन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ अपने जो दूसरा टॉपिक है कि इंसानी हकूक़ का एक हम आलमी दिन मना रहे हैं। हकूक़ बेसिकली जो हम इससे आगाह नहीं है, अवेयर नहीं है, और हम बहुत सारे लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये दिन आएगा, इसको सेलिब्रेट करेंगे तो हम अपने हकूक़ से आगाह हो पाएंगे। अदरवाइज़ भी तो इस्लाम में भी, दीन में भी कहा गया है कि लोगों के हक़ उनको लाजमी दें। तो आप क्या समझते हैं कि हम क्यों लोगों के हकूक़, उनकी आगाही बर वक्त उन तक नहीं पहुंचा रहे? देखें, जो सबसे पहले तो हकूक़ के हवाले से एक तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मेरे क्या हकूक़ हैं। बिल्कुल। फिर जिन्होंने उनको पासदारी करनी है, पहुंचाना है, वो उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ें शामिल ही नहीं हैं। अभी हम जिस तरह माहौल के हवाले से बात कर रहे थे, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि मेरा बुनियादी हक है कि मुझे साफ़ हवा मिले, बिल्कुल। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि ये मेरा हक है कि मुझे साफ़ पानी मिले, बिल्कुल। फिर मेरे फ़राइज़ भी हैं कि मैं उनको आलूदा ना करूं, मैं उनको गलत, उनका गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल जो है वो ना करूं। तो बुनियादी तौर पर जो मैं ये समझता हूं कि जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन है, उसका फुकदान है। हम शायद साइंटिफिक जो नॉलेज है वो तो बहुत ज़्यादा रखते हों, हमें शायद ये पता हो कि हमने व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करना है, हमने ईमेल कैसे करना है, वगैरह वगैरह, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैं किसके हकूक़ जो है वो गसब कर रहा हूँ और मेरे हकूक़ कौन गसब कर रहा है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इस हवाले से है कि अगर मैं सड़क पर ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे चंद हकूक़ हैं, फिर चंद फ़राइज़ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ही समझता हूँ कि इसके ऊपर तो एक जो है ना वो बहुत ही डिटेल में हमारे जो बाकी जो दोस्त हैं यहाँ पे मौजूद हैं वो इनकी एक्सपर्टीज़ है।
लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं मैं तो समझता हूँ कि जो एनवायरमेंटल जो हुकूक हैं इंसान के, अगर उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम किया जाए तो शायद हम वो पूरे ना कर सकें, अनफॉर्चुनेटली। तो हमें हमारे हकूक़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है और समझने की, आगाह होने की ज़रूरत है, और हर इंसान की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो किसी की हक तलफ़ी नहीं करे। आपकी तरफ बढ़ूँगी रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हम इंसानी हकूक़ का आलमी दिन सेलिब्रेट करें, डेफ़िनेटली इसका मकसद तमाम उन लोगों को आगाह करना है कि वो अपने हकूक़ से आगाही हासिल कर सकें, अवेयर हो सकें, लेकिन इसके साथ साथ बात आ जाती है अवामी शऊर की भी। तो इसमें लोगों के अंदर शऊर की कमी है, शऊर की क्या अहमियत है बेसिकली हमारी ज़िंदगियों के अंदर? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है और आज क्योंकि दिन की मुनासबत से भी हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि दिन के हुकूक सबसे ज़्यादा सल्ब किए जा रहे हैं। उनको शायद ये इल्म भी नहीं होगा कि आज आलमी हुकूक, इंसानी हुकूक के लिहाज से आलमी दिन मनाया जा रहा है। जो बात है शऊर की, क्योंकि हमने लोगों तक पैगाम पहुँचाया नहीं है। आप हक़ के लिए आवाज़ तब बुलंद करते हैं जब आपको ये यकीन हो कि अच्छा ये मेरा हक़ है। बिल्कुल। किसी की कोई प्रॉपर्टी होगी, अगर उसको इल्म हो कि ये मेरी है, कोई दूसरा उस पर काबिज़ है, वो तब उसके लिए आवाज़ उठाएगा। बिल्कुल। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ माशरे में ये बताया ही नहीं गया, और मैंने कभी पूछने की या उसको सर्च करने की कोशिश नहीं की कि मेरे क्या बेसिक राइट्स हैं, मुझे क्या मिलना चाहिए। सही। हमने अपने स्कूल्स में नहीं बताया, करिकुलम के अंदर कहीं शामिल नहीं है, हमारे जो जॉब के प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर कहीं शामिल नहीं है। ये शऊर किसी हद तक देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर शऊर देंगे तो फिर हमें हकूक़ भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल। इस वजह से भी हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो माफियाज हैं, वो उसको थोड़ा सा रोक लेते हैं। द सेकंड थिंग इज़ कि मैंने खुद भी कभी कोशिश नहीं की। मैं एक ऐसी भेड़ चाल में लग गया हूँ कि मुझे अपनी माशी हालत बस बेहतर करनी है, चाहे जितनी भी कीमत हम जो अभी बात कर रहे थे अदा करनी पड़ जाए। बिल्कुल। हकूक़ कोई गस्ब कर देता है, चलो उसको छोड़ दो, लेकिन मुझे अगला हदफ अपना हासिल करना है। बिल्कुल। शऊर एक है इनफरादी तौर पर जो मैं अपने लिए चीज़ों के लिए दर्द करूँगा, दूसरा है जो मुझे बैरूनी तौर पर, इज्तमाई तौर पर, माशरती तौर पर दिया जाए अपने माशरे के लिहाज से, हुकूमत की तरफ से। दोनों पर काम करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बच्चों को करिकुलम में बताएं कि आपके बेसिक क्या राइट्स हैं, सेहत के लिहाज से, ग़िज़ा के लिहाज से, लिबास के लिहाज से क्या क्या चीज़ें आपको हुकूमत ने मुहैया करनी है, क्या हुकूक आपके हैं घर वालों के लिहाज से। क्योंकि द पॉइंट इज़ आज जो मैं अमल करके जा रहा हूँ, इसका नतीजा सही या गलत आने वाली नस्लें भुगतेंगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम इस चीज़ का, सॉरी टू से, हम इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि आज जो हम कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, जो हक तलफी कर रहे हैं, उसका अजाला हमारी आने वाली नस्लों को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे। तो कैसे हम इसको बेहतर बनाएं, क्योंकि लोग और आज चूँकि आलमी दिन भी है तो लोगों ने सिर्फ इसको सेलिब्रेट करने तक रख देना है। बिल्कुल ऐसे ही, हम सिर्फ एक हुज्जत तमाम करते हैं। द पॉइंट इज़ कि इसके हवाले से प्रॉपर प्लान्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम आज 10 को बात कर रहे हैं, अगर ये बात हम इस प्लेटफॉर्म से, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मुख्तलिफ इदारों के लिहाज से जो काम कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ के लिहाज से प्लान्ड प्रोग्राम्स हों, जो आउटरीच के लिहाज से काम किया जाए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें सिर्फ अपने मुल्क के लिहाज से, और हमारा जो एक अटूट अंग कश्मीर है, वहाँ पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, इवन फ़लस्तीन के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर जितने मजालिम, उनके भी तो कुछ हकूक हैं। बिल्कुल। और ऐसे शहर, ऐसे ममालिक जहाँ जंग थोप दी गई थी, वहाँ के लोग आज तक उसके नताइज भुगत रहे हैं। बिल्कुल। हम अगर इराक में चले जाते हैं, हम शाम को देख लेते हैं, हम लबनान को देख लें, वो आज तक दोबारा अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। क्यों? उनके हुकूक सल्ब किए गए। एक आम इंसान जो है, उसका कोई किरदार नहीं था। अगर आपके जो भी बड़े स्टेक्स थे उनके अंदर कोई असरअंदाज हो रहा था कोई मुल्क, टेबल पे बैठ के डिस्कशन की जा सकती है। ये हुकूक दिलवाने के लिहाज से प्रॉपर प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, हमें आउटरीच के लिहाज से काम करना पड़ेगा, हमें अपने करिकुलम के अंदर शामिल करना पड़ेगा। एक एक फ़र्द को इल्म होना चाहिए, वो इस दुनिया में, इस मुल्क के अंदर जब पैदा हो रहा है तो उसके क्या हुकूक हैं। जब हम फराइज़ बताते हैं तो हुकूक का पता चलना, हुकूक का भी पता होना चाहिए कि वो इस दुनिया में आया है, वो पैदा हुआ है, तो उसके कुछ हकूक हैं जो उसको वालिदैन की तरफ से भी मिलने हैं, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तमाम जो उनके हकूक हैं उससे उसको आगाह होना बड़ा ज़रूरी है। उसके अंदर ये शऊर होना चाहिए। रुबाब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझती हैं कि जो हम आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ आलमी दिन के तौर पर मना के और बस पल्ला झाड़ देते हैं कि हमने आलमी दिन सेलिब्रेट कर दिया, बस हमारी जो जिम्मेदारियां, हमने उसको छुटकारा हासिल कर लिया। तो ये आलमी दिन, हकूक़, जो इंसानी हकूक़ के आलमी दिन है, ये सिर्फ छुटकारा हासिल करने के लिए हम मना रहे हैं, या फिर हम लोगों में आगाही, उनको आगाह करने के लिए, उनके अंदर शऊर पैदा करने के लिए मना रहे हैं?
सबसे पहले तो ये कि हम में से सब मनाते भी नहीं है उसको, लोगों को पता ही नहीं है। आप अभी बाहर जाएं, आप पूछें कि मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, यानी कि शऊर नहीं है लोगों के, नहीं वो मैं शऊर से भी पहले की बात है कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज़ के बारे में। सही। हमारी जो हमने इसको कह दिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वो एक कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि उन पे टर्मिनोलॉजी के ऊपर इतनी बात होती है कि उनका मकसद ही फोत हो गया हुआ है। तो पहले आप इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी, इट्स सिंपली फॉर मी, मैं ट्रेनिंग ह्यूमन राइट्स पे करती हूँ, आई जस्ट टेल माई पार्टिसिपेंट्स के ये ऐसी इकदार हैं, रवायात हैं जो कि एक सोसाइटी को इक्वल, फेयर और जस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल लेमैन टर्म में, ये मेरी लेमैन टर्म वो डेफिनेशन है, रज़ा की कुछ और सकती है, सर की कुछ और हो सकती है। बिल्कुल आप उनको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पे हम सब क्लियर नहीं है। शायद 2 साल पहले मैं भी नहीं थी, हालांकि आई स्टडीड एवरीथिंग, बट लेकिन जब इसमें काम किया तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हुई कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अमेरिका या कोई भी वेस्टर्न कंट्री आप पे थोप रहा है। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर घर में बहू जो है वो पोते या पोती को बहुत डांट रही होती है या लगा रही होती है एक दो, तो दादी कहती है क्या हो गया है, बच्चा है क्या, जान लोगी उसकी, ठीक है। तो वो बच्चे का एक आपने माइंड में रख के माइंड सेट कर दिया उसका। अगर कोई हमारे कल्चर्स में ये चीज़ है कि अगर किसी खातून के साथ कोई डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है जी, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो मैंने तो अपने आसपास यही देखा है कि उसको रोका गया है, टोका गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई सफ़र करके आया है और वो थका हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने ही कल्चर से उठाते हैं। फॉरगेट अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहती हैं, आप वो जो हमारी इकदार हैं, ठीक है, आपने उनको कैसे लेके चलना है कि सबके लिए फेयर हो, इक्वल हो, बिल्कुल सबके लिए इक्वल होना चाहिए और सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। कैसे हम सबको एक साथ रख सकते हैं, इस पे इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ने एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, जो कि आज पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। लोगों को उनके हकूक़ की आगाही फ्राहम की जा रही है और उनमें शऊर पैदा किया जा रहा है ताकि वो अपने हकूक़ को जान सके, पहचान सकें। अगर आप भी अपनी राय देना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी रुबाब साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं बात कर रही थी कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है सबसे पहले। शऊर तो उससे आगे की स्टेज आएगी। एंड सेकेंडली, जब हम ह्यूमन राइट्स या इंसानी हकूक़ कहते हैं तो हमारे यहाँ अभी तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही कि उसमें सब इंक्लूड है। सही, ठीक है, उसमें हर रंग नस्ल का बंदा इंक्लूड होगा, जेंडर सब इंक्लूडेड होंगे, आपका जो भी कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के डिफरेंट लोग हैं वो हर क्लास के लोग भी उसमें मौजूद होंगे। दे ऑल आर इक्वली इंटाइटल्ड। मतलब ये इंटाइटलमेंट सिर्फ रुबाब की नहीं है कि वो एक अच्छी फैमिली से है या बहुत एजुकेटेड है, या रज़ा जो है वो इस पे वो हर किसी की है, वो लेबर की भी है, वो जो नहीं एजुकेटेड उसकी भी है। इस्लाम ने सबको इक्वल राइट्स दिए। बिल्कुल, हम बड़े आसानी से ना, मुझे इससे थोड़ा सा वो है कि हम हकूक़ुल इबाद की बात बहुत करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं नज़र आती आपको कहीं पर भी। अगर आप कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं कि सब इंटाइटल्ड हैं, जो कोई भी इंसान है, फॉरगेट अबाउट वो, फिर हमने तो क्योंकि मुसलमानों की अलग कैटेगरी है, औरतों मर्दों की अलग कैटेगरी है, डिवाइड कर दिया, अलग कैटेगरी है, काले गोरे की अलग कैटेगरी है। आप उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो कुरान पाक में या यूं अन्नास बहुत जगह कहा गया है कि वो तो सबके लिए ना, सब इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। अगर ये कहा गया है कि किसी ने एक इंसान की जान ली तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। बिल्कुल। तो हम ये बहुत खूबसूरत जो है ना फ्लावरी अल्फाज में बातें करते हैं,
मेरा एतराज़ ये है, या मेरा जो इस वक्त मुझे कंसर्न है वो ये है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और हम उसको प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इक्वल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, इक्वालिटी पे हमारे यहाँ फिर जेंडर का वो आ जाता है कि औरत मर्द कैसे बराबर हो सकते हैं। बिल्कुल, वो अपने रोल्स में बराबर नहीं है, उनके रोल्स डिफरेंट है, लेकिन वो बीइंग ह्यूमन तो इक्वल है ना। ह्यूमैनिटी के लेवल पर आप जिसको भी, जो भी आपका क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है ह्यूमन राइट्स के लिए, कोई और क्राइटेरिया तो नहीं है कि भाई उस बंदे को अमीर होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। द ओनली क्राइटेरिया इसके इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। तो आपने उसको वो बेसिक ह्यूमन राइट्स देने हैं। अब फर्दर हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान में बात कर सकते हैं, इंटरनेशनली बात कर सकते हैं, एंड व्हाट आर वी डूइंग एज अ स्टेट। हम उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर या जो हम सब ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रही हैं, या हमारे जो बाकी एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं। जैसे रज़ा ने कहा कि जिनके सबसे ज़्यादा सप्रेस जिनको किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, जिनके हकूक़ की पामाली हो रही है, वो उनको आज भी नहीं पता, क्योंकि वो जो आज बेचारा कूड़ा उठाने वाला है, आगाह किया नहीं है, बिल्कुल उसको नहीं पता कि आज एग्जैक्टली, और उनको उन्हीं के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनके अंदर शऊर पैदा किया जाए, उनको आगाह किया जाए। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, प्रोफेसर डॉक्टर इदनान साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अदनान महमूद बात कर रहा हूँ। जी अदनान साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बेटे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानी हुकूक की जब बात होती है तो सबसे पहले तो हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि हम अपनों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हम मुल्की सतह पर देखें, शहरी सतह पर देखें, फिर हम इंटरनेशनल सतह पर बात करेंगे ना। हमारे पड़ोस में तो हमारा पड़ोसी भूखा रह जाता है और हमें उसकी खबर भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद हम लोगों की जान माल, हमारे सामने एक आदमी पिट रहा होता है, बजाय उसके बचाने के हम वीडियो उसकी बना रहे होते हैं सोशल मीडिया पर देने के लिए, ना कि हम उनको बचाएं। एक्सीडेंट पड़ा हुआ होता है, हम सिर्फ इसलिए नहीं उठाते कि हमारी रिपोर्ट ना हो जाए। आप अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह आपको बचा लेगा। अल्लाह तो नेकनियती देखता है ना। तो हम जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं फोरम पर आकर, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल जीरो है। उसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे के साथ मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम किसी को उसका हकूक देने के लिए, बहनों के हकूक हम खा जाते हैं, बीवी का महर हम माफ करवा लेते। घर से शुरू करें ना बात। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और हम अपने भाइयों से लड़ते हैं सिर्फ किस वजह से, जमीनों की वजह से। हालांकि अगर मिलजुल कर रहे तो गुजारा हो ही जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलजुल कर रह कर ही हम गुजारा कर सकते हैं। और तमाम जो राइट्स हैं उनको देने चाहिए, चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, सबके राइट्स हैं, लेकिन हम दबा जाते हैं, हम उनको आगाह ही नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, जो हमारे कॉलर ने भी बात की कि सबके राइट्स हैं और सबको अदा भी करने चाहिए, लेकिन इसमें हमारी शऊर की कमी, हमारी एजुकेशन की कमी आ जाती है कि जो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन हम मना रहे हैं उसमें हम लोगों को तालीम नहीं दे पा रहे। हमारी एजुकेशन की कमी है, हमारे जो एजुकेशन अदारे हैं वो ऐसी तालीम नहीं दे पा रहे कि लोग अवेयर हो सके, जान सके अपने हकूक़ को। ये ऐसे ही है असल में। जो जिस तरह पहले ही बात शुरू हुई थी कि अगर हम मज़हब इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में हर चीज़ जो है वो इस हवाले से डिफ़ाइन की हुई है। बिल्कुल। चाहे वो आप जिस तरह अभी बात हो रही है कि बच्चों के क्या हकूक़ हैं, वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, बहन भाइयों के क्या हकूक़ हैं, आपका जो पड़ोसी है उसके क्या हकूक़ हैं, रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं तो क्या हकूक़ हैं, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो किस तरह के हकूक़ हैं, और अगर आप सवारी पे हैं तो किस तरह के हकूक़ हैं। आपका एक जो है ना, हमने असल में अनफॉर्चुनेटली जो मज़हब है उसको प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा हम जो हैं वो चले गए। उसका भी जाहिर है कि एक ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक ज़ाब्ता हयात जो था वो यही था कि जी आपको किसी के आप हुकूक जो है वो सल्ब ना करें, और फिर ये भी है कि आपको ये भी पता हो आपके फ़राइज़ क्या हैं। फ़राइज़ क्या हैं, क्योंकि हम हुकूक की तो बात करते हैं, हुकूक का हमें पता नहीं है, हमें फ़राइज़ का पता नहीं है। हम जो अपनी कन्वीनियंस, जो हमें जो चीज़ समझ आती है, पसंद आती है, हम उसको जो है ना वो अपना लेते हैं और समझते हैं कि यही दुरुस्त तरीका है, बस ये ज़िंदगी का मकसद है जो हमने अपना लिया। जी बिल्कुल। अब वही बात फिर बार बार हम वो ये चीज़ें जो है ना वो आगे लाने की इसलिए भी ज़रूरत है कि ये चीज़ें इन्फोर्स करने के बग़ैर जो है वो किसी को उसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको जब तक देखें नमाज जो है वो उसमें भी 5 दफ़ा जब तक दिन में अजान आप देते हैं तो ये इन्फोर्समेंट ही आप कर रहे होते हैं कि जी
आपने नमाज के लिए आना है। तो अगर आप ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली लोग जो है वो जो कन्वीनियंस की तरफ जो है वो जाते हैं। अगर मेरे पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मैं शायद जो है वो चंद कदम गाड़ी और उस पे जाऊंगा, मैं पैदल चलना जो है वो पसंद नहीं करूंगा क्योंकि वो कन्वीनियंस है। तो यही बात जो है इसमें आती है कि जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम किसके हकूक़ जो है गसब कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज और हमारा जो एक अनफॉर्चुनेट आप कह लें, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस चीज़ को कभी भी हाईलाइट जो है वो उस तरह प्रायोरिटी के तौर पर नहीं करता। बिल्कुल, जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा था कि कहीं अगर उसकी हक तलफी हो रही है, उसके हक को दबाया जा रहा है, तो वहाँ उसकी वीडियो पिक्चर बनाने पे लोग आ जाएंगे, लेकिन उसके हक नहीं दिलाएंगे, उसके हकूक उसको नहीं दिलवाएंगे। एग्जैक्टली, वो इसी वजह से ना कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो वीडियो बनाना जो है ये चूँकि आसान भी है और उस पर उनको लाइक्स ज़्यादा मिलेंगी, तो यानी कि लाइक्स के लिए वो पब्लिसिटी स्टंट, पब्लिसिटी के हवाले से, और जो उनको ये भी पता है कि अगर मैं इसके लिए कुछ करूँगा तो शायद हो सकता है कि मेरे ऊपर पुलिस जो है वो कोई ऐसा एक्शन ना ले ले। ये भी अनफॉर्चुनेट जो है, क्योंकि आप वही फिर बात आ जाती है कि वो जो एक डर खौफ जो है ना पुलिस का भी या जो भी आप इदारे हैं उनके हवाले से, तो लोग फिर ये चीज़ें करते हुए घबराते हैं। बिल्कुल ऐसे ये लोग घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जब आप कदम नहीं उठाएंगे, हर इंसान ने एक अपने तौर पे अपने तरीके से आपने बढ़ना है, लोगों के हकूक़ दिलवाने हैं। आपके भी कोई हक है तो कि आप भी अपना हक हासिल करें, लेकिन हकूक़ के साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ, या डॉक्टर साहब ने कुछ अदारों की बात की, तो अदारों की हम देखें तो जो हमारे कुछ अदारे हैं उसमें हमारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, हमारे कानूनी अदारे, हमारे जो ये पुलिस के अदारे वो आ जाते हैं, तो वहाँ लोगों की जो हक तलफ़ी है, हकूक़ बहुत पामाल किए जा रहे होते हैं, जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं, वो हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे होते, बस उनको दौड़ाया जा रहा होता है, उनको मज़ीद ज़लील किया जा रहा होता है। तो जबकि उन अदारों को तो ट्रेन भी किया जाता है कि वो लोगों के हकूक़ दिलाएं, क्योंकि उनका मकसद, उनका हक, उनका काम ही ये है, इसके बावजूद वो पूरा नहीं करते इन तमाम चीज़ों को। इसमें भी सबसे अहम नुक्ता ये है कि जो मरीज़ या जो किसी भी परेशानी की वजह से थाने में जा रहा है या किसी भी तीसरे इदारे में जा रहा है, उसको अपने हुकूक का इल्म नहीं है। सही कि मैं किस तरीके से जाके वहाँ बात करूँ, मैं किसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। हमें नहीं पता कि अगर मुझे हॉस्पिटल वाले सही फैसिलिटेट नहीं कर रहे, मुझे कंप्लेंट भी कहाँ करनी है, यानी कि अवेयरनेस ही नहीं है उसके नहीं है। मैं गिला करूँगा ज़रूर कि अस्पताल वाले बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, वो हमें पूछ नहीं रहे, थाने वाले हमारी जायज़ दरख्वास्त पर भी माजरत अमल नहीं कर रहे, हमारी दरख्वास्त दर्ज नहीं की जा रही, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर वो नहीं कर रहा तो मुझे इससे आगे कहाँ जाना, मुझे ये बात कहाँ तक पहुँचानी है, सुनवाई कहाँ पे होगी। उसकी एक वजह ये होगी कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात दे दिए। अब जो एक थाना है उसमें जो SHO साहब मौजूद हैं, उनके पास उस थाने के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं और बज़ाहिर उनके ऊपर कोई और ऐसा सीट नहीं है जो जिनको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। बज़ाहिर ऑब्वियसली हैं, लेकिन वहाँ तक आम आदमी नहीं पहुँचेगा। जो भी उस इलाके के DSP साहब हैं या उनसे भी ऊपर की पोजीशन है, वहाँ तक आम आदमी नहीं पहुँचेगा कि उसकी कंप्लेंट कर सके। अगर कर भी दे खुदा न खास्ता, तो हमारे पास ऐसा कोई मुनसिफाना या आदिलाना निज़ाम नहीं है कि उसको उसकी सज़ा दी जाए और उसके बाद उसको इस चीज़ के ऊपर अमल करवाया जाए कि दोबारा उस आदमी को तंग नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई पहुंच जाता है मजीद ऊपर तक अपने हक जो है वो लेने के लिए, अपनी रिपोर्ट देने के लिए, तो मजीद उसी को ज़लील कर दिया, उसको मजीद तंग किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आना इन्हीं थाने वालों के पास है, आना दोबारा उसी अस्पताल के अमले के पास है। काम तो आपने यहीं से करवाना है, सिफारिश हो जाएगी, वो कोई ऐसा टेक्निकल नुक्ता निकाल लेंगे जो अगेन आम आदमी को नहीं पता कि अच्छा मैं ये कैसे कैटर कर सकता हूँ। बिल्कुल, वो तो उसी में जकड़ के रह जाता है, उसी में वो धंस के रह जाता है। और यहाँ पे एक नुक्ता बहुत अहम ये भी है कि हमें इनफरादी तौर पे, क्योंकि फैमिली के लिहाज से काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं बहुत से पेरेंट्स के साथ, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, हमें अपने इनफरादी अपने घर के लिहाज से जो हुकूक हैं उनका भी अंदाज़ा नहीं है। हमें पेरेंटिंग करना भी शायद सही से नहीं आती। एक इंसान की जो सबसे अहम हक है वो इज़्ज़त है। बिल्कुल, हम अपनी औलाद को नहीं देते।
एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो जायज़ इज़्ज़त दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। बिल्कुल, ये हमारे पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएं, क्योंकि वालिदैन का और टीचर्स का ही ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ गुजरता है, तो वो कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं, कैसे अवेयर कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों से। इस पर मज़ीद भी इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन बढ़ना एक ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है इंसानी हकूक़ के हवाले से, क्योंकि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो लोगों को आगाह करना, उनमें अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने हकूक़ को जान सके, पहचान सकें कि तमाम इंसानों के जो इस दुनिया में मौजूद हैं, इस दुनिया में आए हैं, उन सब के कुछ हकूक़ भी हैं, लेकिन हकूक़ के साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी होते हैं जो हमने सर अंजाम देने होते हैं। लेकिन हकूक़ की आगाही हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। रुबाब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई कुछ टीचर्स के हवाले से, अदारों के हवाले से, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर, कि सबसे पहले हम अपने घर से सीखना शुरू करते हैं, और जिस चीज़ें हम घर में देखते हैं, अपने वालिदैन के अंदर देखते हैं, वही हम फिर खुद अप्लाई करते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किसी का हक तलफी नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं मार रहे, लोगों को दिन ब दिन आए दिन उनको आगाह करें, क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ इंसानी हकूक़ का आलमी दिन आ गया, बस एक दिन ही हमने लोगों को आगाह करना है, जबकि हमें हर रोज़मर्रा में हमें उनको आगाह करने की, लोगों के हकूक़ की जो आगाही है वो फ्राहम करने की ज़रूरत है। तो हमारे बच्चे हमारे घर से सीखते हैं, तो कैसे हम अपने बच्चों को अवेयर करें, अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर कर सकें, ताकि वो सिर्फ एक दिन मुख्तस न करें, बल्कि डेली अपने वो तमाम फ़राइज़, वो तमाम हकूक़ जो लोगों को बताने की ज़रूरत है वो उनको आगाह कर सकें। जी, सबसे पहले तो ये कि बच्चा घर से सीखता है, लेकिन कैसे सीखता है? क्या मतलब आपको आपकी अम्मी ने कभी बिठा कर डिस्क्रिमिनेशन सिखाई है? नहीं सिखाई होगी, मेरी अम्मी ने भी नहीं सिखाई, लेकिन अपने अमल से ज़रूर सिखाई होगी। बिल्कुल, ठीक है। तो पहले 5 साल तो बच्चा घर में ही है ना, और वो ऑब्जर्व कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। मेरा नेफ्यू है, ही इज़ 4 years old, तो ही लर्न्स एवरीथिंग। वो मेरे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि मेरी बहन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। क्लीनलीनेस उसको वो सीख रहा है ना, कैसे डील करना है। वो उनके घर पे जो काम वाली आती है उसको वो आपी बुलाता है, एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टू दैट आपी। वो मेरे से भी ज़्यादा, हालांकि मैं खाला हूँ। तो अब उसकी माँ ने उसको एग्जिबिट किया है, मेरे मतलब उसके बाप ने उसको एग्जिबिट किया है। हमने भी बहुत सारा कुछ अच्छा बुरा इस तरह ही सीखा है। तो पहले 5 साल आपने आपकी माँ और बाप के साथ, या घर में जो भी, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो बच्चा वहाँ सीख रहा होता है, और वो लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आई टेल यू, कि दैट स्टेज विद यू अनटिल अनलेस कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अपने ऊपर मेहनत नहीं कर ली चेंज करने के लिए, अदरवाइज तो वो आपके दिमाग में फीड हो गया। फिर जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो इट्स अ साइकोलॉजिस्ट सेज कि बच्चे के लिए ज़िंदगी के 2 मकसद होते हैं, ठीक है, टीनेज तक। किसी तरह मेरे माँ बाप मुझसे खुश हो जाएं, और किसी तरह मेरे टीचर मेरे से खुश हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वो आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं, दुनिया के बारे में बता रहे हैं। तो अब टीचर भी कोई आपको बायस या डिस्क्रिमिनेशन ऐसे थोड़ी सिखा रहे हैं एक्सप्लिसिटली से करके, लेकिन समटाइम किसी की कोई बात आपके जहन में बैठ जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारा लिटरेचर, आई डोंट नो इफ़ वो अभी है कि नहीं, मैं शायद 8वीं क्लास में थी, और मैंने पढ़ा था कि हिंदू जो हैं वो लूमड़ी की तरह चालाक होते हैं। सो एज अ चाइल्ड मेरे ब्रेन में वो फीड हो गया, हिंदू और लूमड़ी, ठीक है, वो फीड हो गया। इट टुक मी अ वाइल टू गेट आउट ऑफ दैट। इस तरह हमारा जो हम बात करें, तो अब बच्चा, अब तो क्या हर बच्चे के पास अपना टैब भी है आजकल, मेरे आसपास जितने भी बच्चे हैं सबके पास अपना टैब है। सो यू आर लर्निंग, आपको कोई सिखा नहीं रहा, लेकिन आप इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर से सीख रहे हैं। तो हम अपने घर में काम में आने वाली, काम करने वाली को कैसे डील कर रहे हैं। आपकी मदर जो है, बच्चे को तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम उसके साथ झूठ बोल रहे होते हैं। सेम गोज फॉर इंसानी हकूक़ के लिए। इफ़ समबडी आस्क मी, मैं ब्रेक में कह रही थी कि मेरे लिए 2 एग्जाम्पलरी वुमेन कौन है। सो मेरी नानी और मेरी दादी, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, कि लोगों को रिस्पेक्टफुली कैसे डील करना है, सब इक्वल कैसे हैं, ठीक है। उसमें हमारे घर में ये नहीं था, कोई बहुत आइडियल सिचुएशन भी नहीं थी, बाकी अफराद थे जो जिनके अंदर मसाइल भी थे, बट मैं उन दोनों के बारे में सोचती हूँ
तो उनके यहाँ वो चीज़ नहीं पाई जाती थी कि ये कमतर है और ये जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। उनको गाइड किया जाता था, उनको ट्रीट किया जाता था। बिल्कुल इक्वली। तो हमें अपने फॉरगेट अबाउट इट कि आपने बच्चे को बैठ कर आप जितना भी कह देना बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना, आप थोड़ी देर बाद आपका किसी का फोन आएगा, आप उसके साथ झूठ बोलेंगे ना, समटाइम आप तो बच्चे बोल भी देते हैं। एग्जैक्टली, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। बिल्कुल, वो ऑब्जर्व करेगा। आप जितना मर्जी कह लें नमाज पढ़े, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। तो हमें अपने बच्चों के लिए, जरूरी नहीं बीइंग अ पेरेंट, आपके घर में भी आपके बहन भाइयों के बच्चे होंगे, फ्रेंड्स के बच्चे होते हैं, सब बच्चों के सामने आपने वो एग्जिबिट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वहीं से सीख जाएंगे। सेकेंडली, आई टॉक्ड अबाउट करिकुलम। अपनी बुक्स को ज़रा देख लें कि वो कितनी ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली हैं, ऐसे ही या उसके अंदर जो बेसिक 5 ह्यूमन राइट्स हैं या 7 ह्यूमन राइट्स हैं, आप उसको पढ़ाना। अब जो हमारा सिस्टम है रटा सिस्टम के, वो कायदे आज़म के 14 निकात थे ना, मतलब किसी को याद है वो? हर मतलब आपको छठी से लेके कॉलेज तक आप 14 निकात पर भी पास होते थे कि सब कहते थे ये सवाल ज़रूर आएगा। मुझे सिर्फ ये याद है कि जो है ना सिंध को मुंबई से कर दिया। अब भी हमने वही काम ना, सिर्फ हमने बुक्स को पढ़ना है और नंबर हासिल करने हैं, दैट्स इट। लेकिन हमने उन किताबों से सीखना नहीं है, जबकि हमें सीखने की ज़रूरत है जो हमें काम आना है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी, चूँकि टाइम शॉर्ट है, तो हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आपका मैसेज चाहिए। जी, मैं यही पहले जिस तरह बात हुई कि हुकूक जो भी हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के हैं, लोगों के हैं, माहौल के हैं, उन हुकूक के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है माहौल के हवाले से जो हम बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनफरादी तौर पर हम अपने आप को, अगर अपने जो कंजम्पशन पैटर्न है, अपना लाइफस्टाइल है, अगर हम उसको बेहतर करके जो हमारा फुटप्रिंट जिसको कहते हैं कि जो हमारे असरात हैं माहौल के ऊपर, उसको अगर हम मिनिमाइज़ कर सकें, बेशक वो पानी को कम इस्तेमाल करके, पानी को ज़ाया मत करने के हवाले से, पौधे लगाने के हवाले से, जो ट्रैश है उसको मैनेज करने के हवाले से, वेस्ट को मतलब बेहतर तरीके से उसको मैनेज करने के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम इनफरादी तौर पर करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। बाकी हुकूमती सतह पर काम करने वाले हैं, इदारे भी मौजूद हैं, उनको बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर ये बहुत सारे लेकिन उसमें हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी रज़ा साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपनी कदर करना स्टार्ट करें। आप जब अपनी कदर करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि दूसरों की क्या क्या ज़रूरियात हैं, उनके क्या हुकूक हैं। खुद पसंदी में नहीं जाना, लेकिन अक़दार को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, अब आपके ऊपर है कि इसको एक मरतबा गुजारना है या रोज़ाना एक नई ज़िंदगी गुजारनी है जो बेहतरी से बेहतरी की तरफ जा रही है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। जी रुबाब साहब, आप क्या मैसेज देंगे? जी, मेरा शॉर्ट मैसेज है कि आप इंसानों की हुर्मत का पास रखें और किसी के साथ भी ऐसी कोई काम ना करें जो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ ये कर लें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने वक्त दिया, और यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से होते हैं, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं, और इन पे अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर करे। हमने दूसरों के लिए काम नहीं करना, हमने एक्चुअल में ख़ुद के लिए काम करना है। अगर हर इंसान सिर्फ ये सोचना शुरू कर दे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाना है, तो यकीन माने हमें कहीं भी कोई मसला, कोई मसाइल दरपेश नहीं होंगे। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है, बस दूसरों पे हम ये बात छोड़ देते हैं कि नहीं वो जो काम बेहतर कर रहे हैं बस वो ठीक है, हमारे लिए भी वही बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमने अपने लिए और सब के लिए बेहतर करना है। तो ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी सेम टाइम पे, कुछ टॉपिक्स पे इन डिटेल बात होगी अपने मेहमानों से, और कुछ मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को हम बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगियों के लिए कुछ ऐसा कारनामे सर अंजाम दें कि हमारे जाने के बाद लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। लेकिन अच्छे अल्फाज में याद रहने के लिए कुछ ऐसे काम करना ज़रूरी होते हैं जो कि हमारे लिए भी मुफीद साबित हो, हमारी फैमिली के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी को इजाज़त। अल्लाह के बाद।